सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया जा रहा होगा क्योंकि डेट शीट हो चुकी है रिलीज। सो बेटा आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रिवीजन ऑफ अ चैप्टर जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन में बेटा वेटेज रखता है 4 to 6 मार्क्स का। अच्छा, क्योंकि ये बेटा रिवीजन क्लास है तो आपके एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जैक्टली हम वो 4 या 5 बातें या वो 4 और 5 टॉपिक्स ही कवर करेंगे और आपका काम हो जाएगा बिल्कुल 101%। सो आपको करना क्या है कि बस ध्यान से सुने, समझें और देखते रहें। चलेगा? आइए साहब, अब क्योंकि आपको ये तो पता होगा ही कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो चैप्टर, उसमें एक एक्ट चलता था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, लेकिन अभी रिसेंटली उसको चेंज कर दिया गया है और हमारा नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया है 2019। क्योंकि 1986 में सर बहुत सारी कमियां थी। से फॉर एग्जांपल उसमें ऑनलाइन जो आप शॉपिंग करते हैं उसका वहां पर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो उन्होंने इन बदलते वक्त के साथ जो बदलाव की जरूरत थी उसको चेंज किया और नया एक्ट लेकर आए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अच्छा, अगर आप सुनो और समझो तो सर पूरा का पूरा चैप्टर एक ही शब्द पर बेस्ड है और वो शब्द है सर कंज्यूमर। तो सबसे पहले आज हम और आप ये मिलकर सीखें कि सर अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कंज्यूमर किसको बोला जाएगा। सो चलो सर सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ कंज्यूमर की। सर क्या लिखा? अ कंज्यूमर इज जनरली अंडरस्टैंड एज अ पर्सन हु यूजेस और कंज्यूम गुड्स और अवेल ऑफ एनी सर्विसेज। अच्छा, हमारी और आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में भी यही होता है सर। कंज्यूमर मतलब वो पर्सन जो किसी गुड्स को या सर्विस को सेल्फ कंज्यूम करे। अगर आप मेरी सर्विसेज को आज कंज्यूम कर रहे हो, अवेल कर रहे हो, तो सर आप कौन कहलाओगे मेरे लिए? कंज्यूमर। चलो बेसिक मीनिंग तो यही होता है, लेकिन आगे भी कुछ लिखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या लिखा? अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 a consumer is a person who buy any goods or avail services for consideration। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बेटा। सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ये बोलता है कि सर कंज्यूमर मींस वो पर्सन जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करे, अवेल करे, लेकिन साथ साथ क्या ध्यान रखना है कि सर उसने उन गुड्स को खरीदने के लिए कंसीडरेशन पे की हो। और सर यहां से एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि सर अगर आप कोई गुड्स, कोई सर्विसेज को अवेल कर रहे हो जो कि आपको फ्री में मिली हो, तो उस गुड्स के लिए, उन सर्विसेज के लिए आप बिल्कुल भी कंज्यूमर नहीं कहलाओगे। आगे क्या लिखा? विच हैज बीन पेड और प्रोमिस्ड और पार्टली पेड। मतलब सर कंसिडरेशन क्या ऑन द स्पॉट पे करना जरूरी है? आंसर इज नो। सर कंसिडरेशन हो सकता है आपने तुरंत पे कर दिया हो, या हो सकता है आपने कोई भी चीज ईएमआई पर पे कर ली हो, या आप फ्यूचर में कोई डिफर्ड पेमेंट का सिस्टम हो। सारे केसेस में क्योंकि आप आज नहीं तो कल पेमेंट तो कर रहे हो, कंसीडरेशन तो दे रहे हो, इन दैट केस आप कंज्यूमर कहलाओगे। सर कंसीडरेशन का ऑन द स्पॉट पे करना ऐसा कंपलसरी बात नहीं है, लेकिन आपका गुड्स, आपकी सर्विसेज फ्री नहीं होनी चाहिए। अगर फ्री है तो उन गुड्स के लिए, उन सर्विसेज के लिए आप कंज्यूमर नहीं कहलाओगे। आगे क्या लिखा? इट इंक्लूड, आगे भी कुछ बोल रहे हैं सर वो, इट इंक्लूड एनी यूजर ऑफ सच गुड्स और बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज इफ सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ बायर। सर ऐसा कभी हो सकता है कि सर गुड्स मैंने नहीं खरीदा था लेकिन मैं उन गुड्स को यूज कर रहा हूं। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ लेकर आए, आपको फॉर एग्जांपल आपने बोला सर अब मुझे, पापा से बोला कि मुझे लैपटॉप चाहिए, तो खरीदने कौन गया था? पापा। कंसीडरेशन किसने पे किया? पापा ने। लेकिन सर यूजर कौन है? आप हो। क्या सर यूजर भी कंज्यूमर की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा? आंसर इज यस, लेकिन शर्त एक है कि अगर आप किसी के गुड्स को यूज कर रहे हो, एज अ बेनिफिशियरी यूज कर रहे हो, तो आपने जो ओरिजिनल बायर है उसकी परमिशन ली हो, उससे अप्रूवल लिया हो। मतलब अगर आपके यहां आपने लैपटॉप खरीदा और से फॉर एग्जांपल आपका लैपटॉप चोरी हो गया, करेक्ट? तो जो चोर था उसने लैपटॉप चालू किया और बेचारे की किस्मत इतनी खराब थी कि वो लैपटॉप ब्लास्ट हो गया, उसको इंजरी हुई होगी, उसको डैमेजेस हुए होंगे। तो क्या वो इस लैपटॉप को लेकर कंज्यूमर फोरम में जा सकता है? क्या एज अ कंज्यूमर किसी रेमेडी की तरफ देख सकता है? आंसर इज नो। क्यों? सर उसने खरीदा नहीं, एक तो ये रीजन, लेकिन सर वो यूज तो कर रहा था, जबकि यूजर इंक्लूड होते हैं। हाँ बेटा यूजर इंक्लूड तो होते हैं, लेकिन शर्त इसमें यह है कि उसने बायर की अप्रूवल नहीं ली थी। इफ यू आर द यूजर ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज, तो आपको ध्यान रखना है कि सर अगर आपने वो बाय ना की हो तो फिर जिसने बाय की है, जो बायर है, जो ओरिजिनल बायर है, उसकी आपने अप्रूवल ली हो। सो अप्रूवल जरूरी है। सर अपन ने 3 चीजें बोली, कंज्यूमर मींस एनी पर्सन,
हु कंज्यूम गुड्स और सर्विसेज। दूसरा क्या बोला सर, कंसिडरेशन पे की हो, चाहे वो अभी पे की हो चाहे आप फ्यूचर में प्रॉमिस करते हो पे करने का। एंड तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, यूजर ऑफ एनी गुड्स और सर्विस भी इंक्लूड होगा अगर आपने बायर की अप्रूवल ली हो तो। चौथी और बहुत जरूरी बात, इट अप्लाइज टू बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। अगर आप पुराना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ते हो तो उसमें बेटा ऑनलाइन का कोई भी जिक्र नहीं था, क्योंकि उस समय ई कॉमर्स ई बिजनेस जैसी कोई चीजें हुआ ही नहीं करती थी। लेकिन अभी तो ऑनलाइन पर ही मोस्टली चीजें हो रही हैं। तो सर यहां पर चाहे आप ऑनलाइन से कोई चीज खरीदो चाहे आप ऑफलाइन में खरीदो, इन बोथ दी केसेस आप कंज्यूमर कंसीडर किए जाओगे। रेड में एक बहुत बढ़िया लाइन लिखी है बेटा, हाउएवर, मिला रेड में देखिएगा, हाउएवर एनी पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स और अवेल सर्विसेज फॉर रीसेल और कमर्शियल पर्पस इज नॉट ट्रीटेड एज कंज्यूमर। सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बहुत क्लियर कर रहा है कि सर वो पर्सन जो किसी गुड्स को परचेज कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, अगर मैं कोई रॉ मटेरियल परचेज कर रहा हूं फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी अदर कमोडिटी, मतलब ये कमर्शियल पर्पस है, तो अगर आप रीसेल या कमर्शियल पर्पस के लिए कोई गुड्स परचेज करते हो, इन दैट केस उसके लिए फिर आप कभी भी कंज्यूमर नहीं कहलाओगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत सिंपल बात करता है कि सर कंज्यूमर मींस वो पर्सन जो गुड्स को सर्विसेज को कंज्यूम करे सेल्फ। अगर आप यूजर हो तो आपने बायर की अप्रूवल ली हो, अगर आप रीसेल के लिए कुछ लेते हो, कमर्शियल पर्पस के लिए कुछ लेते हो, इन दैट केस आप कंज्यूमर नहीं कहलाओगे। और क्योंकि फिर आप कंज्यूमर कहलाओगे ही नहीं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से फिर आपका कोई भी वास्ता नहीं रहेगा। तो सर इसके ऊपर जो भी केस स्टडी आती हैं वो आपको ऐसे फ्लो में चलानी है। केस स्टडी पढ़कर सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि जिस भी पर्सन की बात की जा रही है वो कंज्यूमर है या नहीं है। अब केस स्टडी पढ़कर आपको समझ में आया कि यार वो तो कंज्यूमर ही नहीं है, तो फिर आगे आपको कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है। और अगर वो कंज्यूमर है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। सर नेक्स्ट स्टेप क्या है? सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हर कंज्यूमर को कुछ ना कुछ अधिकार देता है, कुछ ना कुछ राइट्स देता है कि सर एज अ कंज्यूमर अगर आपके साथ कभी कोई फ्रॉड हो जाए, कोई चीटिंग हो जाए, तो आप उन राइट्स को यूज करके रेमेडी को अवेल कर सकते हो। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और उसके राइट्स। सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 है ये होल ऑफ द इंडिया पर एप्लीकेबल होगा। बिफोर द रिमूवल ऑफ 370 वो जम्मू एंड कश्मीर को बाहर रखा जाता था, लेकिन रिमूवल हो गया है तो सर अब तो सारे के सारे एक्ट पूरी ही इंडिया पर एप्लीकेबल होते हैं, तो ये भी सर होल ऑफ द इंडिया पर एप्लीकेबल होगा। सर ये एक्ट कंज्यूमर को 6 अधिकार देता है, 6 राइट देता है। एक बार हम पढ़ लेते हैं। सर सबसे पहला राइट होता है राइट टू सेफ्टी, दूसरा लिखा है सर राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, तीसरा है राइट टू चूज, अगेन राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ओ सॉरी एजुकेशन, करेक्ट। सर ये 6 राइट्स आपको एज अ कंज्यूमर अवेलेबल हैं और आप डिफरेंट सिचुएशन में इन राइट्स को यूज कर सकते हैं। तो सर कौन सा राइट कब यूज किया जाएगा? तो सर एक बार अपन पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं। सर सबसे पहला होता है राइट टू सेफ्टी, और यहां से बेटा एग्जाम में क्वेश्चंस 101% आएंगे, केस स्टडीज आएंगी, इसलिए आप बहुत इत्मीनान से इनको समझें और सीखें। सर राइट टू सेफ्टी में देखो क्या बोला है, द कंज्यूमर हैज अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड against goods and services which are hazardous to the life and health and property। सर एज अ कंज्यूमर आपका पूरा राइट है कि ऐसे गुड्स जो आपकी लाइफ को, आपकी हेल्थ को, आपकी प्रॉपर्टी को सर डेंजरस नेचर की हो, आपको डेंजर पहुंचाए, हजार्डियस नेचर का हो, तो सर आपको उससे प्रोटेक्शन मिलने का पूरा अधिकार है, पूरा राइट है। सर एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। सर फॉर एग्जाम्पल आप किसी शॉप पर जाते हो और फॉर एग्जाम्पल आपको कोई केमिकल परचेज करना है। अब क्योंकि केमिकल्स जो होते हैं सर वो कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए, लाइफ के लिए थोड़ा सा डेंजरस होते हैं, तो सर ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर उस गुड्स से रिलेटेड जो भी वो डेंजरस नेचर है वो आपको वो सारा डिस्क्लोज करे, वो आपको बताएगा कि सर इसको यूज कैसे करना है। अगर आप प्रिकॉशन नहीं रखोगे तो ये डैमेजेस हो सकते हैं, ये बताना उसकी जिम्मेदारी है क्योंकि ये जानना आपका अधिकार है। इसको बोलते हैं सर राइट टू सेफ्टी। सर दूसरा क्या लिखा है? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, सबसे इजी। सर एज अ कंज्यूमर आपका अधिकार है कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको बताई जाए। आप देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको आप बोलते हो लेबल, और ये आपने मार्केटिंग में पढ़ा होगा जिसको आप बोलते थे लेबलिंग। सर एक लेबल होता है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, उस पर सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, वो प्रोडक्ट कब मैन्युफैक्चर किया गया, एक्सपायरी डेट क्या है, इंग्रेडिएंट क्या है, सर वेज है कि नॉन वेज है,
सर ये वो क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एज अ कंज्यूमर ये सब जानना आपका अधिकार है। इसको बोलते हैं सर राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। थर्ड क्या लिखा? राइट टू चूज। सर एज अ कंज्यूमर यू हैव अ फ्रीडम कि सर जितनी भी प्रोडक्ट की वैरायटी अवेलेबल है आप उनमें से कोई भी वैरायटी चूज कर सकते हो। सेलर आपको किसी भी चीज को परचेज करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है। इसको बोलते हैं सर राइट टू चूज। अगला क्या लिखा? राइट टू बी हर्ड। सर एज अ कंज्यूमर, एज अ बायर आपके पास पूरा अधिकार है कि आप सर कंप्लेन फाइल कर सकते हो अगर किसी गुड्स से या सर्विसेज से आप डिससेटिस्फाई होते हो तो। सर आपकी बात सुनी जाएगी, आपके दुख और दर्द को समझा जाएगा। इसको बोलते हैं सर राइट टू बी हर्ड। सर लेकिन अकेले सर सुनने भर से दर्द कम हो जाएगा? सर मुझे न्याय चाहिए, तो अगला अधिकार बनाया गया जिसका नाम है टू सीक रिड्रेसल। सर अगर मुझे कोई डिससेटिस्फेक्शन हुआ है किसी गुड्स से या किसी सर्विसेज से, तो सर ना केवल मेरा केस सुना जाए बल्कि सर उसमें अगर कोई रेमेडी है, कोई कंपनसेशन है, गारंटी, वारंटी, रिप्लेसमेंट, ये भी मुझे दिया जाए। इसको बोलते हैं सर राइट टू सीक रिड्रेसल। क्या लिखा देखो रेड में? राइट टू गेट रिलीफ इन केस द प्रोडक्ट और सर्विस फॉल शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन। अगर कोई गुड्स और सर्विसेज अपनी एक्सपेक्टेशन से अगर फॉल हो जाता है, उससे कम आता है, तो फिर आपको सर पूरा अधिकार है कि आपको रेमेडी मिलनी चाहिए। लास्ट जो राइट होता है बेटा, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। Consumer has a right to acquire knowledge and to be well informed consumer throughout the life. सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जैसे आज 2019 आया, पहले ओल्ड चलता था। एज अ कंज्यूमर आपका जानने का अधिकार है कि सर इस नए एक्ट में क्या क्या है, सर हमारे लिए और क्या क्या बेनिफिट किए गए हैं। जैसे बेनिफिट है कि ऑनलाइन ऐड कर दिया गया, तो ये थ्रू आउट दी लाइफ एज अ कंज्यूमर ये सारी नॉलेज को एक्वायर करने का आपके पास पूरा राइट है। आपको ये सारे नॉलेज मिलना चाहिए। तो ये बेटा 6 अधिकार होते हैं, 6 राइट्स होते हैं जो एज अ कंज्यूमर आप यूज कर सकते हो अगर कभी गुड्स या किसी सर्विस को लेकर क्या हो जाए सर, कहीं ना कहीं आपके पास साथ कोई चीटिंग हो जाए, कोई फ्रॉड हो जाए। आगे बेटा जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, अगर आप कोई राइट यूज करना चाहते हो तो सर राइट यूज करने से पहले आप ये चेक कर लो कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रॉपर तरीके से फुलफिल किया है या नहीं किया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सर आप सोचकर देखो, आप रेड सिग्नल पर खड़े हुए हो। अब रेड सिग्नल का मतलब होता है कि आपको सर स्टॉप करना है गाड़ी को, लेकिन मान लो आपने रेड सिग्नल देखा और आप निकल गए, और आगे जैसे ही आप बढ़े और आप दूसरी गाड़ी, किसी गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हो गया, आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा डैमेज हो गई है। आप जिसके साथ आप भिड़े हो, जिसके साथ आपका एक्सीडेंट हुआ है, क्या आप उससे अपनी गाड़ी का जो भी डैमेज हुआ है क्या आप पैसा ले सकते हो? अरे सर आपका तो क्यों नहीं ले सकते हो? सर पूरी गाड़ी खराब हो गई, डैमेज हो गई। सर क्यों नहीं ले सकते हो? क्योंकि आप यहां पर फेल हो गए हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने में। तो सर यहां से सिंपल सा लॉजिक ये आता है कि इफ यू वांट टू यूज योर राइट्स यू मस्ट हैव टू फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो सर एज अ कंज्यूमर अगर आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने ये 6 राइट दिए हैं, तो उसके साथ साथ उन्होंने कुछ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी एड ऑन की हैं। अगर आपको राइट्स यूज करना है तो पहले आपको एक रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर बनना पड़ेगा। मूविंग, सर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? बहुत बेसिक्स होती हैं सर, बहुत बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भारी नहीं है, बहुत आसान सी। सर वो ग्रीन ग्रीन इंक में जो दिख रहा है ना, वो डायरेक्ट पढ़ लो आप तो। अवेयर अबाउट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। सर एज अ कंज्यूमर आपको पूरी इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि गुड्स के कौन कौन सी वेराइटीज मार्केट में अवेलेबल है। सेकंड क्या लिखा? बाय ओनली स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। सर आप ये चाइना प्रोडक्ट मत खरीदो कि चले तो जिंदगी भर चले और नहीं चले तो शाम को ही बैठ जाए। आप स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट खरीदो। एक आता ना ISI मार्क वाले, ये स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, आप ऑलवेज स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट ही परचेज करें। तीसरा, लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट एंड सर्विस। सर जब आपको सेलर बता रहा होगा कि सर इसको यूज कैसे करना है, इसमें रिस्क क्या क्या है, अगर आप नहीं करोगे तो सर ये आपको इंजरी हो सकती है, तो आप उस समय सर वो सीखो, वो नॉलेज लो। अदरवाइज तो फिर आपके साथ सर कुछ ना कुछ इंजरी होने के चांसेस बिल्कुल हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सीखना पड़ेगा। रीड लेबल्स केयरफुली। सर उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया है कि प्रोडक्ट कैसा है, किन चीजों से मिलकर बना है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, अच्छा ये वेज है कि नॉन वेज है, आपने देखा नहीं और आपने कंज्यूम कर लिया, फिर बाद में आपको कंज्यूम करने के बाद पता चल ओहो ये तो नॉनवेज था, और आप लग गए मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, मैं तो नॉनवेज खाता ही नहीं हूं। अरे गेटिंग दी कॉन्सेप्ट ना? सर इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसने तो आपको इन्फॉर्म कर दिया था थ्रू लेवलिंग के थ्रू उसने इन्फॉर्म किया। आपने लेवल नहीं पढ़ा, मतलब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में फेल हो गए हो। तो आपको लेवल्स को भी केयरफुली पढ़ना है।
वी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग, आप अपनी डीलिंग करते समय ईमानदार रहें, एज अ कंज्यूमर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आस्क फॉर कैश मेमो, बेटा जो इनवॉइस वगैरह होती हैं वो आपको हमेशा लेनी है। अच्छा, लोग अभी करते हैं ना टैक्स वगैरह बचाने के चक्कर में इनवॉइसेस नहीं लेते हैं, तो अगर आप इनवॉइस नहीं लोगे और कल को वो प्रोडक्ट आपकी एक्सपेक्टेशन पर नहीं खरा उतरा, अब आपको कंप्लेन करनी है, तो आप प्रूफ कैसे करोगे कि ये प्रोडक्ट मैंने इनसे परचेज किया था? भाई जो कैश इनवॉइस होती हैं, मेमोज होते हैं, वही तो क्या है सर, प्रूफ है। तो ये भी आपको करना है। फाइल अ कंप्लेन, बहुत बारी ऐसा होता है कि सर कोई गुड्स आपको उतना समझ में नहीं आया, या जो सेलर ने प्रॉमिस किया था वैसा उसमें कुछ भी नहीं निकला, फिर भी आप एज अ कंज्यूमर कंप्लेन फाइल नहीं करते हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी है बेटा, कंप्लेन फाइल जरूर करना है। फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज, एंड लास्ट लिखा है रिस्पेक्ट दी एनवायरमेंट। अच्छा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है? आंसर इज नो। जनरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं कि अगर आप केस स्टडी सॉल्व करोगे तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे कि वो कंज्यूमर है कि नहीं है। सर वो है। दूसरा, राइट्स मत ढूंढो, दूसरा आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेक करो कि क्या हमारे कंज्यूमर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल की हैं। सर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर केस स्टडी में कुछ ना लिखा हो तो बेटा ये बाय डिफॉल्ट मान के चलना कि उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल की हैं। अगर नहीं करी होती तो बेटा केस स्टडी आपको स्पेसिफाई करती। और अगर दोनों ये स्टेप क्लियर हो जाएं, तीसरा और आखिरी स्टेप होता है कि आपको कौन सा राइट यूज करना है, वो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन आप फिर सिलेक्ट कर सकते हो। अब बेटा एक तो हो गया ये क्वेश्चन, दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है बेटा, जहां पर कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, वो है बेटा रिड्रेसल एजेंसीज। सर अगर एज अ कंज्यूमर मेरे साथ फ्रॉड हो जाए, मेरे साथ चीटिंग हो जाए, तो मैं अपना केस कहां पर फाइल करूं? तो बेटा बहुत सारे कंज्यूमर फोरम या जिनको आप रिड्रेसल एजेंसीज बोलते हो, वो बेटा फॉर्म की गई हैं, जो 3 लेवल पर चलती हैं। एक होता है बेटा डिस्ट्रिक्ट कमीशन, एक होता है स्टेट कमीशन, और एक होता है नेशनल कमीशन। अब आपको डिस्ट्रिक्ट जाना, स्टेट जाना या नेशनल जाना है, ये डिपेंड करता है कि आपके साथ जो चीटिंग हुई है, फ्रॉड हुआ है, वो कितने अमाउंट का है। अच्छा, अमाउंट मैंने बोला पहले जो ओल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसमें अलग थे बेटा, और अभी ये अपडेटेड है, इसलिए यहां पर क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल हैं। सो आप नई लिमिट्स एक बार देख लें। बेटा डिस्ट्रिक्ट कमीशन कब जाना है आपको? अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ हो अप टू 1 CR, 1 करोड़ रुपए तक का। फिर दूसरा क्या लिखा बेटा? स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन कब जाना है? जब 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड हो, लेकिन अप टू 10 करोड़ तक का हो। और अगर 10 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड है बेटा, तो फिर आपको डायरेक्टली कहां जाना है? नेशनल कमीशन। अब सुनना और मेरी बात समझना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहां से बनता है बेटा। और क्वेश्चन में ये पूछेंगे, अच्छा आप मुझे एक बताओ, आप मान लो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म गए, आप डिस्ट्रिक्ट फोरम जाते हो, तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जो उन्होंने जो जजमेंट दिया वो आपके फेवर में दिया हो, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। मान लो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाते हो और आप केस हार जाते हो, तो सर क्या मैं इससे अपर जो भी कमीशन है, अपर जो भी रिड्रेसल एजेंसी है, क्या मैं वहां पर केस फाइल कर सकता हूं? आंसर इज यस। कैसे सर? से फॉर एग्जाम्पल आपका जो केस था वो 1 करोड़ के अंदर अंदर था, तो आपको कहां केस फाइल करना है? डिस्ट्रिक्ट फोरम में। डिस्ट्रिक्ट फोरम में आपने केस फाइल किया और वहां पर जो जजमेंट आया वो आपके अपोजिट आया, मतलब आप सिंपली केस वहां पर हार गए। तो सर जिस दिन उन्होंने जजमेंट दिया, जिस दिन उन्होंने उनका ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर से 45 डेज के अंदर, टाइम लिमिट ध्यान रखना है, एग्जाम में वो क्या करते हैं, टाइम लिमिट को लेकर क्वेश्चन बहुत बनाते हैं, तो टाइम लिमिट बेटा बिल्कुल रिजिड है। अगर 46 डेज हो गए फिर बेटा आप आगे काम नहीं कर पाओगे। 45 डेज के अंदर अंदर आप अपना केस कहां ले जाओ? स्टेट कमीशन के पास। सर आपकी किस्मत इतनी खराब थी कि स्टेट कमीशन में भी आप केस हार गए, उन्होंने भी जो ऑर्डर दिया वो आपके अगेंस्ट दिया, सर क्या आगे जा सकता हूं? आंसर इज यस। आप बेटा स्टेट कमीशन से जिस दिन उन्होंने ऑर्डर पास किया, वहां से विद इन 30 डेज आप क्या करो? नेशनल कमीशन पर चले जाओ। सर फिर आपकी किस्मत इतनी खराब कि उन्होंने भी जो ऑर्डर दिया वो आपके अगेंस्ट दिया, वहां भी आप केस हार गए। सर अब क्या करना है? बेटा जिस दिन नेशनल कमीशन ने ऑर्डर पास किया, वहां से विद इन 30 डेज आप चले जाओ बेटा सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारी अपेक्स हाईएस्ट बॉडी है। तो आप जाओगे बेटा विद इन 30 डेज कहां पर? सुप्रीम कोर्ट। और अगर आपकी किस्मत इतनी ही खराब है कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी केस हार जाते हो, सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट अगर आपके अगेंस्ट आया, तो बेटा फिर तो घर ही जाना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे इंडियन जो लॉ सिस्टम है उसकी हाईएस्ट अपेक्स बॉडी है, उससे ज्यादा तो फिर बेटा कुछ भी नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि सर अगर आप एक जगह केस हार जाते हो, ऑर्डर आपके अगेंस्ट आता है, तो आप दूसरी हायर रिड्रेसल एजेंसीज में जा सकते हो। लेकिन टाइम लिमिट का विशेष ध्यान रखना है बेटा। डिस्ट्रिक्ट से स्टेट जाने का टाइम है बेटा 45 डेज,
स्टेट से नेशनल जाने का टाइम है 30 डेज एंड नेशनल से सुप्रीम कोर्ट जाने का भी टाइम है 30 डेज। टाइम लिमिट का बहुत विशेष ध्यान रखना है। अब बेटा मैंने, आप नोट्स में देखोगे सबसे लास्ट पेज जो बेटा है, नोट्स का सबसे लास्ट पेज अगर आप देखोगे तो मैंने कंपैरेटिव व्यू दिया है। किसके बीच में सर? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बीच में और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो अभी लेटेस्ट है 2019। मैंने कंपैरेटिव व्यू इसलिए दिया है कि पहला तो बेटा आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि पहले में ऐसा क्या नहीं था और नए में ऐसा क्या आ गया। और अगर हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए या हो सकता है क्वेश्चन पूछ लें कि भाई दोनों का कंपैरेटिव व्यू बताओ, तो इसलिए मैंने एक सेफ्टी के पर्पस से एक डाल दिया है। आप उसको एक बार देख लीजिएगा और आपको मेरे हिसाब से बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी बेटा कि दोनों में क्या अंतर है। अच्छा 2019 को आप देखोगे बहुत अपडेट कर दिया है जो समय की ज़रूरत थी, और 1986 में उस टाइम के हिसाब से बनाया गया था तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बेटा मिसिंग थी जो 2019 में डाल दी हैं। अगेन बेटा रिवीजन अगर आप कर रहे हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, तो मैंने जैसा बोला आप कंज्यूमर की डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ो, कंज्यूमर के राइट्स बहुत अच्छे से पढ़ो। थर्ड बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड कर लो। एंड फोर्थ जहां से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं वो है सर आपकी रिड्रेसल एजेंसीज, क्योंकि इनकी लिमिट्स भी चेंज हो गई है और इनमें वो डेज को लेकर भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो अगर इन चार चीजों को आप बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाते हो, आई विल मेक श्योर कि आपका एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा क्वेश्चन आता भी है और आपसे क्वेश्चन 101% बेटा बन जाएगा विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी वरी। सो आपको ये चार चीजों का बहुत विशेष ध्यान रखना है। यहां पर बेटा ये छोटा सा चैप्टर हो जाता है समाप्त। आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। पीडीएफ आप साथ में अपन अटैच कर देंगे तो आप पीडीएफ जो नोट्स हैं वो भी साथ में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।